नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। आज का हमारा विषय है संविधान के वो महत्वपूर्ण संशोधन जिन्होंने हमारे देश की दिशा तय की है। और इन बदलावों की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस चाबी को समझना होगा जो संविधान ने खुद हमें दी है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं और वो चाबी है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। तो यही वो प्रक्रिया है जिससे संविधान खुद को समय के साथ बदल सकता है। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो इस शक्ति का मतलब क्या है? संसद क्या क्या कर सकती है? देखिए, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन करने का अधिकार देता है। परिवर्तन, निरसन मतलब आसान भाषा में? आसान भाषा में, संसद संविधान में कुछ नया जोड़ सकती है, कुछ मौजूदा चीज बदल सकती है या कुछ पुराना हटा सकती है। अच्छा, और इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत एक विधेयक से होती है जिसे किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पेश किया जा सकता है। क्या इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है? नहीं, ये एक जरूरी नोट है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। बिल सीधे सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए खास तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल। अब बहुमत के प्रकार को समझते हैं। पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत? हाँ, ये अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। इसका मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। ये सामान्य कानूनों के लिए होता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है विशेष बहुमत, जो ज्यादातर संशोधनों के लिए जरूरी है। और इसमें क्या शर्तें हैं? इसमें 2 शर्तें हैं। पहली, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और दूसरी, उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है। तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन। ये कब इस्तेमाल होता है? ये तब इस्तेमाल होता है जब आप देश के संघीय ढांचे, मतलब केंद्र और राज्यों के रिश्ते से जुड़े किसी मुद्दे को बदल रहे हों। तो इसमें राज्यों की क्या भूमिका है? इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा भारत के कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ती है। अच्छा, और इसे याद रखने के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है। 368 यानी संविधान संशोधन के द्वार, अमेंडमेंट्स डोर। इससे अनुच्छेद 368 आसानी से याद रहता है। ये बढ़िया है। और कोई खास बात जो परीक्षार्थियों को याद रखनी चाहिए? हाँ, एक बहुत जरूरी एग्जाम गोल्ड पॉइंट है। संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो तो बिल वहीं खत्म हो जाता है। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ये तो बहुत सख्त प्रक्रिया है। चलिए अब स्लाइड 2 पर आते हैं। तो इस शक्ति का पहला इस्तेमाल कब और क्यों हुआ? 1951 में, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद। इतनी जल्दी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी भूमि सुधारों की। सरकार जमींदारी उन्मूलन कानून ला रही थी, लेकिन जमींदार लोग उन्हें अदालतों में चुनौती दे रहे थे। तो इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने की जरूरत थी। बिल्कुल। जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता देनी थी और साथ ही वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी स्पीच पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने की जरूरत भी महसूस की गई। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या संवैधानिक बदलाव किए गए? एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला गया। संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची ये क्या थी? ये एक तरह की सुरक्षा ढाल थी। इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया, मतलब उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और क्या बदलाव हुए? भूमि सुधारों को और मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। 3 नए आधार जोड़े गए: लोक व्यवस्था, अपराध के लिए उकसाना और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट इक्वल्स 9th शेड्यूल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 और 9 मिलकर 10 होते हैं, अ परफेक्ट स्टार्ट। और इस संशोधन का एग्जाम गोल्ड पॉइंट क्या है? इसका गोल्ड पॉइंट यह है कि इसी संशोधन से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति जुड़ी गई। ठीक है, अब हम स्लाइड 3 पर चलते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 ये राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है। जी, इसकी पृष्ठभूमि में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिशें थीं। और मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। उस समय तो राज्यों की व्यवस्था अलग थी। हाँ, उस समय राज्यों के 4 वर्ग थे:
पार्ट ए, बी, सी, डी, इस पुरानी व्यवस्था को इस संशोधन ने समाप्त कर दिया। तो क्या प्रावधान किए गए? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय मतलब कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई और यूटीज में भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। इसकी क्या ट्रिक है? 7th अमेंडमेंट को आप 7-7 से याद रख सकते हैं। 7-7 रीऑर्गेनाइज हाँ। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट। इसका सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि राज्यों के क, ख, ग, घ वर्गीकरण को समाप्त किया गया। चलिए अब स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की खींचतान शुरू होती है। 24वां और 25वां संशोधन 1971। बिल्कुल। 24वें संशोधन का संदर्भ था गोलकनाथवाद का निर्णय। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो सरकार ने इस निर्णय को पलटने के लिए ये संशोधन किया। जी, उन्होंने अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में संशोधन कर दिया। और इससे क्या हुआ? इससे संसद को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट पर संशोधन करने की शक्ति वापस मिल गई। और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर भी कुछ बदलाव था। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 25वें संशोधन का निशाना था संपत्ति का अधिकार। इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की और इसने अनुच्छेद 39B और 39C जो कि डीपीएसपी हैं, उन्हें अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दे दी। मतलब कुछ निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता था। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है 24 = 24 = FR अंडर कंट्रोल। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट। 24वें संशोधन से ये तय हो गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये खींचतान अपने चरम पर पहुंची आपातकाल के दौरान। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। 42वां संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना बिल्कुल सही है। ये आपातकाल के दौरान पारित हुआ था। ये किसकी सिफारिशों पर आधारित था? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सबसे बड़ा बदलाव था प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, सेक्युलर और अखंडता। एक और बड़ा बदलाव था। जी, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। इसकी क्या ट्रिक है? 4 + 2 = 6। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना में 3 शब्द और एक नया भाग मौलिक कर्तव्य। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट तो इसके नाम में ही है। बिल्कुल, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये अपने आप में गोल्ड पॉइंट है। चलिए अब स्लाइड 6 पर 42वें संशोधन के दूसरे हिस्से को देखते हैं। प्रशासनिक बदलाव क्या हुए? कई बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। पहला, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब अब राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते थे? नहीं, उन्हें मानना ही था। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और न्यायाधिकरणों को लेकर भी कुछ हुआ था। हाँ, प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए एक नया भाग 14A जोड़ा गया। और विषयों का स्थानांतरण भी हुआ था। जी, ये बहुत बड़ा बदलाव था। राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये 5 विषय कौन से थे? शिक्षा, एजुकेशन, वन, नापतौल, वेट्स एंड मेजर्स, वन्यजीव संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसकी ट्रिक तो सीधी है, पावर शिफ्ट। हाँ, पावर शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें सबसे जरूरी एग्जाम गोल पॉइंट यही कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसी संशोधन द्वारा डाला गया। आपातकाल खत्म हुआ, नई सरकार आई और फिर आया लोकतंत्र की बहाली का संशोधन। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। इसका एकमात्र मकसद था 42वें संशोधन के जरिए हुए नुकसान की भरपाई करना। इसमें कई सुधार किए गए। जैसे कि पहला, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वापस 6 साल से घटाकर 5 वर्ष किया गया। और आपातकाल के प्रावधानों में ये बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति जैसा अस्पष्ट शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन जैसा ठोस शब्द लाया गया। और क्या आपातकाल लगाना आसान रहा? नहीं, अब आपातकाल के लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी गई, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। और अधिकारों के स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव था संपत्ति का अधिकार।
अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया गया। तो अब वो क्या बन गया? अब ये केवल एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है, जो अनुच्छेद 300A के तहत आता है। और एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच भी जोड़ा गया। ये तय किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसकी कोई ट्रिक? आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4 + 4 8, प्रॉपर्टी राइट्स 8, मतलब हटा दिए गए। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? यही कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में भी सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब स्लाइड 8 पर आते हैं और 80 के दशक के राजनीतिक सुधारों को देखते हैं। 52वां और 61वां संशोधन। पहले 52वें संशोधन 1985 की बात करते हैं। इसका उद्देश्य था दल बदल, जिसे आयाराम गयाराम की राजनीति कहते थे, उसे रोकना। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल जोड़ी गई। और इसमें क्या था? इसमें संसद और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के नियम तय किए गए कि किन आधारों पर उन्हें दल बदल के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। और फिर आया 61वां संशोधन 1989 में। जी, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु कम कर दी। कितनी? आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे तो करोड़ों युवा एक झटके में वोटर बन गए। बिल्कुल, युवाओं को लोकतंत्र में सीधी भागीदारी मिली। इन दोनों की ट्रिक क्या है? 52वें के लिए 5 × 2 = 10 यानी 10th शेड्यूल, और 61वें के लिए 61 को 18 से जोड़ सकते हैं, 18 मतलब एडल्ट। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट। 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। ये बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं लोकतंत्र को जमीन पर उतारने वाले संशोधनों पर। स्लाइड 9। 73वां और 74वां संशोधन 1992। ये संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले 73वां संशोधन, जो पंचायती राज से जुड़ा है। इसने क्या किया? इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। एक नया भाग 9 जोड़ा गया। और एक नई अनुसूची भी। हाँ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए और एक त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। और 74वां संशोधन? ये शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से जुड़ा है। इसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई। इनकी ट्रिक तो बहुत आसान है। हाँ, 73 मतलब गांव, 74 मतलब शहर। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये 73वें संशोधन के लागू होने की वजह से है। अब आते हैं 21वीं सदी के एक ऐतिहासिक संशोधन पर। स्लाइड 10। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। यह शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। इसने प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इसके लिए संविधान में क्या जोड़ा गया? एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। क्या इसका असर सिर्फ मौलिक अधिकारों पर पड़ा? नहीं, दूसरे संवैधानिक बदलाव भी हुए। अनुच्छेद 45, जो एक DPSP है, उसमें बदलाव करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख का प्रावधान किया गया। और मौलिक कर्तव्यों में? हाँ, अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कहता है कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसकी क्या ट्रिक है? 86 को आप 21A से जोड़ सकते हैं। और नारा तो है ही, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? इसका गोल्ड पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 21A, 45 और 51A तीनों में शिक्षा का प्रावधान है। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। चलिए अब स्लाइड 11 पर आते हैं। 97वां और 99वां संशोधन। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव से जुड़ा है। इसने क्या किया? इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया और एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया। इसमें एक नोट भी है। हाँ, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया था। और 99वां संशोधन 2014, ये तो बहुत चर्चित रहा। जी, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC के गठन से जुड़ा था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जजों की नियुक्ति के कोलिजियम सिस्टम को बदलना था। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब आते हैं देश की टैक्स व्यवस्था को बदलने वाले संशोधन पर। स्लाइड 12। 101वां संशोधन अधिनियम 2016। ये है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST।
इसकी मूल अवधारणा क्या थी? देश में लगने वाले दर्जनों अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके एक कर प्रणाली लाना। नारा था एक राष्ट्र एक कर। वन नेशन वन टैक्स। इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए? एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो संसद और राज्यों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। और जीएसटी काउंसिल? उसके लिए अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ। और ये लागू कब हुआ? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसकी ट्रिक तो बहुत लोकप्रिय है। हाँ, 101 मतलब शगुन, 101 रुपए का शगुन, जो पैसे या टैक्स से जुड़ा है। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। चलिए अब सामाजिक न्याय से जुड़े हाल के कुछ संशोधनों पर आते हैं। स्लाइड 13, 102 और 103 संशोधन। 102 संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी से संबंधित है। इसने क्या बदलाव किया? इसने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसके लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 342A, जो पिछड़े वर्गों की सूची से संबंधित है। और 103वां संशोधन 2019, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। इनकी क्या ट्रिक है? 102 मतलब ओबीसी पावर और 103 मतलब ईडब्ल्यूएस 10%। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट। 103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15 और 16 दोनों में संशोधन किया, ये याद रखना जरूरी है। अब आरक्षण से जुड़े कुछ और संशोधनों की बात करते हैं। स्लाइड 14, 104वां और 105वां संशोधन। 104वां संशोधन 2020 दो चीजों से जुड़ा है। क्या है वो? पहला, इसने लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST सीटों के आरक्षण को और 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया। और दूसरा, इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया। और 105वां संशोधन 2021, इसने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण फैसले के बाद जो भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे स्पष्ट करने के लिए। इसके लिए अनुच्छेद 338B, 342A और 366 में संशोधन किए गए। 104वें की कोई ट्रिक? हाँ, 104 = SC/ST। यस, एंग्लो नो। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? 104वें संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटें समाप्त की। और अब आते हैं सबसे हालिया और चर्चित संशोधन पर। स्लाइड 15, 106वां संशोधन अधिनियम 2023। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। और ये नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक भी था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या इसमें SC/ST महिलाओं के लिए भी कोई प्रावधान है? जी, SC/ST कोटे के भीतर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक पेच है, ये लागू कब होगा? यही इसका सबसे अहम पहलू है। ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। ये भविष्य में होने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। जी। इसकी क्या ट्रिक है? 106 = 1/3 वुमेन पावर। और ये लेटेस्ट है तो याद रखना आसान है। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। जमींदारी उन्मूलन से लेकर जीएसटी और महिला आरक्षण तक हर संशोधन हमारे समाज और राजनीति के विकास की एक कहानी कहता है। बिल्कुल। ये संशोधन हमें बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है, जो समय के साथ खुद को ढालता भी है और अपनी गलतियों को सुधारता भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संविधान में संशोधन की ये प्रक्रिया, जो कभी लचीली और कभी बेहद कठोर है, भारत की जरूरतों के लिए सही संतुलन बना पाई है। इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।